हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल 2014 के बारे में बात करेंगे। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल फरवरी 2014 को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसको अभी फ़िलहाल दिसंबर 14 को ही राज्यसभा ने पास करा है। तो ये बहुत ही करंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर पीपल जो लॉ का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, क्लैट दे रहे हैं या फिर UPSC कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर GD वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आजकल बहुत ही ज़्यादा करंट टॉपिक्स पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं या फिर GD में करंट टॉपिक्स डाल देते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा और आपको बहुत ज़्यादा फोल्डर मटेरियल मिल जाएंगे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। इसके अलावा भी अगर आपको इन सब न्यूज़ के बारे में जानकारी रखने की इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मैं रोहित हूँ और मैं डॉक्टर गौरव गर्ग का एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपको ये टॉपिक के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये देखते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इनकी जो राइट्स की डिमांड है वो कहाँ से शुरू हुआ। इसकी सफ़र शुरू होता है कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हुआ था न्यूयॉर्क में। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि अभी दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 10% वो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं और 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ा नंबर है। सो इनके राइट्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने ये कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का जो ट्रीटी है वो आगमन किया है। लगभग 1 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड वो किसी न किसी डिसेबिलिटीज़ के साथ जीते हैं और 80% ऑफ द टोटल डिसेबल्ड वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं। वैसे देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नॉर्मल पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमी को ठीक ठाक रखने के लिए भी बहुत दिक्कतें आती हैं। जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या फिर उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट दी जाए। तो इनकी क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा स्पेशल नीड्स होती हैं और ये स्पेशल नीड्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी ज़रूरत होता है। लेकिन ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास नॉर्मल पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए भी ठीक ठाक पैसा का फ्लो नहीं रहता। तो आप तो छोड़ ही दीजिए कि जो डिसेबल्ड है या फिर स्पेशली चैलेंज्ड है तो उनकी कितनी दिक्कतें आती होंगी। तो इसलिए ये जो ट्रीटी है इसको ड्राफ्ट किया गया था दिसंबर 2006 में, इसको साइन किया गया मार्च 2007 में इन न्यूयॉर्क। और खुशी की बात यह है कि इंडिया भी इसका एक साइनिंग मेंबर था और यही कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कानूनी तौर पर लागू करने के लिए ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ बिल 2014 का आगमन किया गया। ऐसे बात नहीं कि ये पहला बिल है, इससे पहले राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 1995 का एक बिल था, लेकिन वो बहुत ही टूथलेस था, वो इतना पावरफुल नहीं था। उसको और उसका पावर बढ़ाने के लिए, उसका परव्यू में और ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करने के लिए ये नया बिल को जो है आगमन किया गया। इससे हमारा जो ट्रीटी साइन हुआ था कन्वेंशन न्यूयॉर्क में, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो भी फुलफिल हो रहे हैं। तो इससे कुल मिला के जो भी पर्सन्स डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायी होगा ये। वैसे ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल वो पास हो चुका है राज्यसभा से। जो कैंडिडेट्स कोई MCQ वगैरह एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एक करंट टॉपिक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं, जैसे कि इनके मिनिस्टर कौन है, या फिर थावरचंद गहलोत जी का नाम दे देंगे, बोलेंगे कि ये कौन से मिनिस्टर हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस स्लाइड। ये बिल जैसे मैंने बोला था कि इंट्रोड्यूस हुआ था फरवरी 2014 में और इसको राज्यसभा ने पास किया दिसंबर 14, 2016 में। अभी थोड़े की पॉइंट्स ऑफ द बिल जान लेते हैं जो कि आपको बेटर आंसर राइटिंग वगैरह में हेल्प कर सकते हैं। उनमें से पहला है कि ये बिल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 को रिप्लेस करता है और अर्लियर इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ को ही मान्यता दी जाती थी, लेकिन इसमें अभी 14 न्यू डिसेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया गया है, तो टोटल 21। और इसमें 2 नए डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया गया है, जैसे कि एसिड अटैक विक्टिम्स एंड पार्किंसंस डिजीज विक्टिम्स। एसिड अटैक विक्टिम्स को इंक्लूड किया गया है और ये प्रोग्रेसिव स्टेप होगा, क्योंकि बहुत सारे एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं वो भी एज इक्विवेलेंट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ही होती हैं, क्योंकि उनका जो है बॉडी का बहुत सारा पार्ट जल गया होता है और वो एक भिन्न दृष्टि से देखी जाती है सोसाइटी से। तो इसलिए एसिड अटैक विक्टिम्स को इंक्लूड करके आई थिंक ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। इसमें पर्सन विथ एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटीज़ उन्हीं को ही एंटाइटल किया गया है सर्टेन बेनिफिट्स लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आरक्षण, जॉब्स वगैरह में आरक्षण या फिर प्रमोशंस में रिजर्वेशंस एक्सेट्रा।
इसके साथ ही साथ जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, पोलिंग स्टेशंस वगैरह हैं, उनको भी डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की जो है बात करी गई है। इन केस ऑफ एनी मेंटली इल पर्सन 2 टाइप के गार्डियनशिप को डिफाइन किया है इस बिल ने। उनमें से पहला है लिमिटेड गार्डियनशिप, जिसमें कि जो भी डिसीजंस होंगे अबाउट द पेशेंट, वो एक लिमिटेड गार्डियन डिसीजन लेगा इन नॉलेज ऑफ द मेंटली इल पर्सन। यानी जो मेंटली इल पर्सन है वो बस डिजीज के दौर में ही अनकंट्रोलेबल हो जाता है, लेकिन बाकी टाइम पे वो अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। तो इसी के लिए जो लिमिटेड गार्डियनशिप होगा, उनमें जो भी डिसीजंस ली जाएंगे वो पेशेंट और लिमिटेड गार्डियन दोनों मिल के वो डिसीजन लेंगे। दूसरा टाइप का गार्डियनशिप है प्लेनरी गार्डियन, जिसमें कि जो फुल्ली मेंटली इल पर्सन होगा, जो कि कोई कुछ भी समझ रखने की जो है क्षमता नहीं रहेगा उसमें, उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा प्लेनरी गार्डियन, एंड कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू द पेशेंट वो प्लेनरी गार्डियन ही लेगा। लास्ट में है कि अगर ये एक्ट का कोई भी रूल वायलेट किया जाता है तो इट विल बी पनिशेबल अंडर लॉ एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, और फाइन भी लगा दी जा सकती है 10,000 रुपीज़ की। यानी अगर आप ये एक्ट वायलेट करते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर सिर्फ पेनल्टी हो सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी दोनों हो सकता है। तो ये आपको याद रखने के लिए बहुत ईजी होगा और इसको आप इजीली अपने आंसर राइटिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल तो वैसे अभी तक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर हमने देखा है, लेकिन इसके भी कुछ की इश्यूज़ और क्रिटिसिजम्स हैं। सबसे पहले की इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। उनमें से पहला है कि ये बिल जो है पार्लियामेंट ने पास किया है, जो कि लीगल एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इम्पोज करता है स्टेट्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के ऊपर, जबकि एनी मैटर रिगार्डिंग टू डिसेबिलिटी इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट है वो अपना पावर इस्तेमाल करके स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी यहाँ पे लॉ पास कर रहा है। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का दौर अभी तक ये गवर्नमेंट में हमने देखा है, तो कहीं ना कहीं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो फैब्रिक है वो वीकेन होता नज़र आ रहा है ये बिल पास होने की वजह से। दूसरा है बिल का जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम है वो कहीं भी इसमें जो भी खर्चे आने वाले हैं उनकी क्या एस्टिमेट्स होंगी और क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, वो तो उन चीज़ों को ये कहीं भी नहीं दर्शाता है। तो इसका मतलब ये टोटली एट द विम्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज होंगी कि वो कितनी खर्चा कर सकते हैं, या फिर विम्स ऑफ द स्टेट्स होंगे कि वो कितना खर्चा कर सकते हैं। तीसरा है कि अभी अभी ये बिल लाया गया है और हम लोगों को पता है कि हम लोगों के डे टू डे लाइफ में भी हम लोगों ने देखा है कि डिसेबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए नॉर्मल बिल्डिंग्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए रैम्प्स वगैरह या फिर उनके स्पेशल नीड्स के लिए जो जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं रहती। तो इसी के लिए ये छोटी छोटी जो ओमिशंस हैं या फिर छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस की तरह इंटरप्रेट करी जा सकती हैं, अगर विदाउट टेकिंग एनी एक्शन ये बिल के तहत अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ने कोई कंप्लेंट कर दी तो। फोर्थ की इशू है कि द बिल डज नॉट ले डाउन एनी प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गार्डियंस। जो लिमिटेड और प्लेनरी गार्डियनशिप्स का बात किया था मैंने मेंटली इल पर्सन्स के लिए, तो ये बिल कहीं पे भी क्लियरली ये नहीं बताता कि वो गार्डियंस को डिटरमिन कैसे किया जाए। क्या वो सगे संबंधी हो सकते हैं, या फिर कोई दोस्त हो सकता है, या फिर कोई रिलेटेड भाई बंधु हो सकता है। तो ये चीज़ कहीं पे लिखा नहीं गया है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी हाल ही में हफिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया था अबाउट दिस राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ बिल के बारे में, और इसमें कुछ क्रिटिसिजम्स लिखी गई थी जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप कहीं पे आंसर लिख रहे हैं या फिर कोई एसेज लिख रहे हैं तो वो हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए। आपको पॉजिटिव्स भी लिखने चाहिए, नेगेटिव्स भी लिखने चाहिए, और अंत में एक इन्फ्रेंस भी ड्रॉ करने चाहिए। तो अभी तक हमने तो पॉजिटिव्स डिस्कस कर लिया, की इश्यूज़ भी डिस्कस कर लिया, अभी क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से पहला है कि द लॉ कम्प्लीटली लैक्स एनी रोबस्ट इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन अपना राइट्स को वायलेटेड होते देखता है, अगर वो कहीं पे कंप्लेन करने जाता है, तो ये लोग कहीं भी रोबस्ट रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में नहीं बोला है। बस प्रोविजन है कि इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी अबाउट 10,000 रुपीज़, इसको एक्सपीडियसली करना या फिर इसको सही तरीके से करना ये कहीं पे लॉ में लिखा नहीं गया है। तो इसका मतलब अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कहीं पे कुछ वायलेशंस होती हैं उनके साथ, तो उनका जो ग्रीवेंस है उसको एड्रेस किया जाएगा और एक्सपेडियसली किया जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा है द बेंचमार्क फॉर डिसेबिलिटी इज़ 40%। इसका मतलब जो बंदा 35% भी डिसेबल्ड हो, ही विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस लॉ, वो ये बिल के अंडर नहीं रहेगा। और तो
ये जो 40% डिजेबिलिटी का बेंचमार्क सेट किया है वो भी कहीं कहीं डिजेबल्ड पर्सन्स का जो सोसाइटी है उसमें भी ये की इशू ऑफ डिबेट हो सकता है कि क्यों 40% ही सेट किया गया, क्यों 35 नहीं किया गया। तीसरा क्रिटिसिज्म है कि द एक्ट नो वेयर मेक्स इट मैंडेटरी फॉर स्कूल्स टू प्रोवाइड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डिसेबल्ड। जैसे कि मैंने बोला था कि नॉर्मल पॉपुलेशन से जो डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन होते हैं उनकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए ब्रेल बुक्स चाहिए, और वैसे ही अगर कोई क्रिपल्ड है तो उसके लिए उसी तरह से रैम्प्स वगैरह होनी चाहिए, और जैसे कि वो स्कूल्स वगैरह में आ जा सके और उसकी पढ़ाई हो सके। या फिर ऐसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स होनी चाहिए जो कि स्क्रीन में जो भी टेक्स्ट लगा है उसको हेडफोन के थ्रू जो भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उस सुन सके विदाउट इवन सीइंग द स्क्रीन। तो उसी टाइप का चीज़ को कहीं भी ये एक्ट ने मैंडेटरी नहीं किया हुआ है टू प्रोवाइड इन स्कूल्स। एंड अगर आप एजुकेशन ही सही से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो बहुत ही अनसर्टेन हो जाएगा। चौथा क्रिटिसिज्म है दैट द लॉ डजंट इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर इन द परव्यू ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स। अभी अपने देश में तो लगभग जो भी पब्लिक एंड एमिनिटीज वगैरह है मैक्सिमम ऑफ देम वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है या फिर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स है। तो ये लॉ कहीं भी ऐसे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं बनाता कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाए। अभी चलते हैं कि कैसे ये जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल है वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करते नजर आ रहा है। सबसे पहला एसडीजी है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी हटाओ। अगर हम डिफरेंटली एबल पर्सन्स को सही तरह से शिक्षा दे पाए, सही तरह से उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग कर पाए, तो आराम से वो अपने लिए कहीं पे जॉब ढूंढ सकते हैं या फिर वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम रहेगी और इससे गरीबी दूर होगी। तीसरा एसडीजी है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ऑब्वियसली जब उनकी नौकरी पक्की होगी, पैसा घर में आएगा, तो ऑब्वियसली वो अपने इलाज वगैरह या फिर हेल्थ के ऊपर खर्चा करने के लिए उनके पास ज्यादा पैसा होगा। तो इसलिए ये तीसरा एसडीजी भी कहीं ना कहीं उसका टारगेट अचीव हो रहा है। फोर्थ एसडीजी है क्वालिटी एजुकेशन। ऑब्वियसली अगर हम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए सही तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर करें और उसको लीगली बाइंडिंग करें ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू फॉलो, तो ऑब्वियसली जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। उसके साथ अगर वो सही तरह से एम्प्लॉयड हो गए तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे। 8th एसडीजी है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हम लोगों ने डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को सही तरह से एजुकेशन दिया, सही तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग दी, सही तरह से उनकी कॉलेज में दाखिला करवाया, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई। तो उससे क्या होगा, उनकी जो है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, उनको डिसेंट वर्क मिलेगा, उनके स्किल लेवल के हिसाब से उनको वर्क मिलेगा। और लास्ट में है 10th एसडीजी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। वैसे एसडीजी के परव्यू में रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज के बहुत सारे डेफिनेशंस है, जैसे बिटवीन रिच एंड पुअर, बिटवीन मेल एंड फीमेल, बिटवीन डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। लेकिन उसको अगर हम डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पॉपुलेशन एंड डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन के बीच का इनइक्वालिटी के ऊपर अगर हम उसको नापने की कोशिश करें, तो ये सारे डेवलपमेंटल काम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए करी जाए तो ऑब्वियसली नॉर्मल पॉपुलेशन और डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन के बीच जो इनइक्वालिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलती रहती हैं। उनमें से पहला है कि सुगम्य भारत, जिसके परव्यू में यह है कि 50% ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है वो डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली होंगी और उनके लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएंगी जैसे कि वो किसी के भी हेल्प के बिना वो खुद पब्लिक बिल्डिंग्स को एक्सेस कर सके। वैसे तो हम लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई पब्लिक बिल्डिंग वगैरह है वहाँ पे रैम्प्स वगैरह नहीं होती, तो जो व्हील चेयर पे अगर कोई है तो उनको क्या है, मदद मांगनी पड़ती है आजू बाजू के लोगों से कि उस स्टेयर केस पार करने के लिए उनकी हेल्प करे। तो यही जो फ्लॉज हैं डिज़ाइन के, उसको दूर करने के लिए सुगम्य भारत यानी एक्सेसिबल इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको चलाया जाता है। और ये सुगम्य भारत 2015 दिसंबर को ही लॉन्च हुआ था और इसी के तहत सुगम्य पुस्तकालय का इनॉग्रेशन किया गया है अगस्त 2016 में। ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जो कि डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली है। जो भी डिफरेंटली एबल्ड है ये उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन लाइब्रेरी या फिर ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन का जो है डिज़ाइन किया गया है ताकि वो आराम से ऑनलाइन लाइब्रेरी को एक्सेस करके अपने नॉलेज बेस बढ़ा सके। तो ये था राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल 2014। जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए मैंने आपको देने की कोशिश की है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें टू द चैनल ऑन यूट्यूब।